बच्चों, कल मैंने आपको आपका जो 12th चैप्टर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। और आज जिनका जो जैसे पाठ परिचय इसमें प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोह शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। ठीक है, यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लेखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो बच्चों, यहाँ पर आप जैसे देखते हो, जैसे 21वीं सदी चल रही है, तो यहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण में अपना सहयोग कर रही हैं और हर क्षेत्र में वो सारे कामों को कर रही हैं जो एक पुरुष करता है, चाहे शिक्षा का कोई क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आज ये सब किस वजह से हुआ है? ऐसी लोगों की वजह से हुआ है। ऐसे जो स्त्री शिक्षा के कौन है, वो पक्षधर हैं, सुधारक पक्षधर हैं, जिन्हें जो रूढ़िवादी समाज है जो स्त्री शिक्षा के विरुद्ध है उससे कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। आज वो स्थिति बनी है कि स्त्री पुरुषों के बराबर आकर खड़ी है। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार से के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी जो सोच है उसकी अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। यानी ये जो चैप्टर है इसमें जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसका जो टाइटल है वो है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यानी कि स्त्री शिक्षा के जो विरोधी हैं उनके जो कुतर्क हैं उनका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या करते हैं? खंडन करते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें इन दकियानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। यानी इसमें जो पिछड़ी हुई बातें या दकियानुसी बातें, अंधविश्वास की जो बातें या अंधानुकरण की जो बातें हैं उनको छोड़ने की और विवेक से काम लेने की बात कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, यहाँ ये चैप्टर की रीडिंग करते हैं। बड़े शौक की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। यानी इसमें जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि अगर हम स्त्रियों को पढ़ाएंगे तो इससे जो हमारे घर का जो सुख है और शांति है वो नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, स्त्रियों को केवल घर में रखना चाहिए। ठीक है, और लोग भी वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों में और कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है। और बच्चों, यहाँ पर इसमें जो लेखक है वो ये कहना चाह रहा है कि वो ऐसे लोग नहीं हैं, अशिक्षित नहीं हैं जो इस तरह की बात करते हैं। वो कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ प्राप्त किए हुए लोग हैं जो कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों का सुशिक्षित करना, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है, उनकी दलीलें सुनिए। तो जो यहाँ पर ये लेखक ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षित करते हैं, कुमार्गी उनको मार्ग पर लाते हैं और जो अधर्मी उनको धर्म के तत्व समझाते हैं। तो देखो वो किस तरह की दलीलें देते हैं। पहला है कि जैसे वो कहते हैं कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बात कराई गई है। क्या करें वो कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बात कराई गई है। वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने संस्कृत कवि हैं, पुराने जो नाटक हैं उनमें जो कुलीन स्त्रियाँ हैं यानी बड़े घराने की जो स्त्रियाँ हैं वो कैसी थी? अपढ़ थी, यानी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको अनपढ़ दर्शाया गया है। इससे प्रमाणित होता है कि देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी।
होती तो इतिहास प्रणाम पर उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जारी मिलती। तो बच्चों यहाँ पर ये जो ऐसे लोग हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, उनकी पहली दलील क्या है, आपको ध्यान रखना है। पहली दलील है वो कह रहे हैं कि जो पुराने संस्कृत नाटक हैं उनमें जो कुलीन घराने की जो स्त्रियां हैं उनको अपढ़ या अनपढ़ दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर स्त्री शिक्षा की थोड़ी भी व्यवस्था होती तो उनको पढ़ा हुआ दिखाया जाता। ठीक है, एक तो ये दलील दे रही है। दूसरी दलील क्या है सुनिए। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। बच्चों दूसरी दलील वो कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, अगर हम पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकती थी। इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। यानी वो ये दूसरा जो तर्क दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। बच्चों यहाँ पर शकुंतला का नाम आपने सुना होगा। जो राजा दुष्यंत थे, जो राजा भरत थे, इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उनके बेटे जो दुष्यंत थे, तो सॉरी एक सेकंड, इसमें स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी। बच्चों आपने शकुंतला का नाम सुना होगा, जो दुष्यंत जो राजा थे उनसे प्रेम करती थी और इन्हीं के भरत हुए थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो ये जो स्त्री शिक्षा के जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि शकुंतला पढ़ी तो थी लेकिन बहुत कम पढ़ी थी, लेकिन उसका भी ये परिणाम हुआ कि उसने दुष्यंत से कैसे शब्द कहे, कटु शब्द कहे। अगर वो बिल्कुल नहीं पढ़ी होती, अनपढ़ होती, तो ऐसे कठिन शब्द कभी दुष्यंत को नहीं कहती। तो बच्चों यहाँ पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि शकुंतला के साथ क्या हुआ था, शकुंतला के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था, या जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में हुआ, लेकिन उसके साथ उस पर जो बीती थी वो बहुत बुरा समय था। इतने में कोई भी स्त्री व्याकुल होकर ये शब्द बोल सकती थी। तो स्त्री शिक्षा के जो विरोधी हैं वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि उसने दुष्यंत से ऐसे कटु शब्द कैसे कह दिए। ठीक है। और तीसरा है, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। यानी शकुंतला ने जो श्लोक रचा था वो अनपढ़ों की भाषा थी। अतः नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही है, अनपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। बच्चों यहाँ पर वो तीसरा ये कुतर्क दे रहे हैं, ठीक है, या दलील दे रहे हैं कि शकुंतला ने जो श्लोक रचा था वो कैसा था, अनपढ़ों जैसा था, उसकी भाषा कैसी थी, गंवारों जैसी थी। ठीक है, तो स्त्रियों को पढ़ाना देश को बर्बाद करना है। ठीक है, इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा ही है ये, तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना है, प्राकृत जो भाषा है वो हमारे देश की बहुत प्राचीन भाषा थी जो पहले प्रयोग की जाती थी। तो अगर स्त्रियां प्राकृत बोलती थी इसका मतलब वो अनपढ़ नहीं थी, अपढ़ नहीं थी। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ होने का सबूत है और ना ही गंवार होने का। यानी इसमें लेखक ये कह रहा है कि अगर नाटकों में स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलती थी, इसका मतलब चलो कोई बात नहीं है, संस्कृत नहीं बोलती थी, तो प्राकृत भाषा बोलना भी कोई अनपढ़ या गंवार होने का सबूत नहीं है या प्रमाण नहीं है। इससे पता चलता है कि चाहे कम पढ़ी लिखी हों लेकिन स्त्रियां पढ़ी थी। उस टाइम भी शिक्षा जो स्त्री शिक्षा थी वो थी। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थीं? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? बच्चों ये बात सही है कि जो पहले जो ऋषि मुनियों की जो पत्नियां होती थी, बेटियां होती थी, वो संस्कृत भाषा बोल सकती थी। बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे थे उन्होंने और बहुत सारी ऐसे विदुषी महिलाएं हमारे देश में हुई हैं।
तो क्या अगर पहले स्त्री शिक्षा प्रचलित नहीं थी तो वो ऐसी स्त्रियां कहाँ से हो गई? मतलब उन्होंने ऐसे बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे, श्लोक लिखे, बहुत सारे नाटक लिखे, ये कैसे लिख दिए? ऐसी भाषा उन्होंने कैसे बोल दी? इससे ये पता चलता है कि जो स्त्री शिक्षा है वो हमारे देश में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। भवभूति और कालिदास आदि नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। यानी कि भवभूति और कालिदास जो नाटक हैं उसमें कौन सी भाषा चलती थी उस टाइम? संस्कृत भाषा चलती थी। इसका प्रमाण इससे पहले कोई दे तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को पढ़ बताने का साहस करे। यानी कि इसमें जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्राचीन टाइम में यानी कालिदास के समय में भी स्त्री शिक्षा प्रचलित थी। ठीक है। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्ध और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? यानी कि इसमें अगर जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है उन दोनों में बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम की जो भाषा थी वो कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण भाषा थी। तो बच्चों यहाँ पर जो बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इससे ये पता चलता है कि उस समय जो प्राकृत भाषा थी वो ही प्रचलित थी और आम भाषा थी। ठीक है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंधु, महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृतिक में बनाए हैं वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादन इस जमाने में अपढ़ और गंवार ही कहा जा सकता है। यानी कि जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, ठीक है, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृतिक में बनाए वे भी यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादन इस जमाने में अपढ़ और गंवार ही कहा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर जो ऐसे बड़े महाकाव्य लिखे वो प्राकृतिक भाषा में थे। अगर उनको अनपढ़ कहा जाए तो फिर पढ़ा लिखा किसे कहा जाएगा? क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार में लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्रीय और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। उस टाइम पर कौन सी भाषाएं चलती थी? सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्रीय और पाली। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस ज़माने में हो सकते हैं। बच्चों यहाँ पर कभी यही कह रहे हैं कि जो प्राचीन टाइम था, प्राचीन समय था, उस समय जो प्राकृत भाषा थी वो आम भाषा थी। जिस तरह से आजकल जैसे हिंदी है ना, बंगला है, मराठी है आदि भाषाएं आम भाषाएं, आम लोग उनको प्रयोग करते हैं, का यूज़ करते हैं। उसी तरह से उस समय प्राचीन समय में कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। ठीक है। फिर प्राकृतिक बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? तो फिर ये जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं उनके जो कुतर्कों का खंडन करते हुए द्विवेदी जी ये कहते हैं अगर फिर प्राकृतिक बोलना अनपढ़ होने का सबूत हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, बड़े बड़े जो विद्वान थे, बड़े बड़े लोग थे, वो इस भाषा का प्रयोग करते थे, तो अनपढ़ होने का ये कोई सबूत ही नहीं है। जिस समय आचार्यों ने नाटक शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलने या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। बच्चों यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस समय नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए गए थे उस समय सभी लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे, सभी में इतनी क्षमता नहीं थी कि सभी संस्कृत बोल सकें। केवल गिने चुने कुछ ही लोग जो विद्वान होते थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और जो सर्वसाधारण जो और जनता थी, आम जनता थी, उनके लिए प्राकृतिक भाषा थी, वे प्राकृतिक भाषा में आसानी से बात कर सकते थे। ठीक है। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आज पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य।
बच्चों यहाँ पर जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि पहले स्त्रियों को के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए कोई ऐसा नियमबद्ध कोई प्रणाली नहीं है। तो जब कोई विश्वविद्यालय नहीं था तो नियमबद्ध प्रणाली कहाँ से आएगी, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र, बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे क्या? दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। तो इसमें जो द्विवेदी जी वो यही कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े जहाज़ बनाने की जो कला है क्या, और उनकी जो नियमबद्ध प्रणाली है उसके कोई ग्रंथ अभी तक हैं क्या, कोई दिखा सकता है क्या? पुराणादि में विमान और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगम पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी हम कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। बच्चों इसमें लिखा गया कि राकेश जब पुराने ज़माने में ऐसे विद्वान थे, ऐसे महान लोग थे जो जहाज़ों को तैयार कर सकते हैं, जो जहाज़ों को बना सकते हैं, उनको उड़ा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे तो हम कहाँ तक स्त्री और उस टाइम की या उस समय की स्त्रियों को मूर्ख कहें, अनपढ़ कहें, गंवार कहें, तो ये बात औचित्य नहीं, इस बात का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, इस बच्चों आज के लिए इतना ही है।